हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS RRB 2019 का जो प्री का पेपर था उसका 4 अगस्त 2019 का पेपर देखेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है क्योंकि एक पार्ट में मैं पूरा 80 का 80 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इस तरीके से काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे एक वीडियो अगर मैं 80 क्वेश्चन का बनाने लगूंगा तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा वीडियो बने, इसलिए इसको 3-4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर खुद सॉल्व करना होगा ये 10 क्वेश्चन तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है कि 20 मिनट भी लग जाए। वैसे जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि इसमें क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि RRB PO 2019 का पेपर है, ये आया हुआ एग्जैक्ट यही पेपर आया था 4 अगस्त 2019 को। और रीजनिंग का सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न लिखा गया है, शब्द है यहाँ पे लिखा गया है नोटिफिकेशन में अक्षरों के ऐसे युग्म जिसमें प्रत्येक के बीच में उतने ही शब्द हैं जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के में उसके बीच होते हैं। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और आज ये पेपर जैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, पूरा 80 का 80 पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2019 का, उसके बाद मैं एक एक चैप्टर शुरू करूंगा। जैसे यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर में आता है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी, ये सारी चीजें मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। तो इसकी चिंता मत करिए। पहले पेपर इसलिए मैं लेके आया हूं कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके के पेपर आते हैं, क्योंकि जो 19 में आया है वही 20 में भी आएगा, 2020 में भी सेम एग्जैक्ट वैसे ही पेपर आता है बैंक में। बस थोड़ा बहुत लेवल की डिफरेंसेस होती हैं कि लेवल थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है, और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है लगभग सेम होता है। कि पजल आते हैं तो पजल आएंगे ही 20 नंबर के, और बाकी आपके अगर इनइक्वलिटी आती है, सिलॉक्स आता है, तो ये सारी चीजें आती हैं लगभग सभी बार एग्जाम में, तो ये चीजें आएंगी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है सबसे पहले नोटिफिकेशन। इसको हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं बैंक के एग्जाम में। बाकी एग्जाम्स में 4 ही ऑप्शन रहते हैं, लेकिन बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं, जिससे ये थोड़ा सा और टफ हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जितना भी लिखा गया है उसको लिख लेते हैं और इसको तेजी से लिखना है, ठीक। नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे तेजी का मतलब ये नहीं है कि आप तेजी में गलती कर दी। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि आपकी दोनों चीज होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मानी इसका मतलब ये है कि आप तेजी से भी लिखिए और सही लिखिए, गलत ना लिखिए। यहाँ पे सबसे पहले गलत चेक करने का यही तरीका है कि कितने अक्षर दिए थे, इसको पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन में देख लीजिए। 4, 4, 8, 4, 12, इसमें नोटिफिकेशन में 12 है, तो कोई अक्षर छूटा नहीं है यहाँ पे, इससे ये पता चलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, उनके वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके पोजिशनिंग याद होनी चाहिए। अगर पोजिशनिंग याद है तो ये काफी आसानी से हो जाएगा, नहीं याद है तो आप एक एक चीजें गिनते जाएंगे, जैसे एन, एम, एन, OP, इस तरह से गिनेंगे, ABCD से सारी चीजें गिनते रहेंगे, और वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर आपको पोजिशनिंग याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। पोजिशनिंग के लिए क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक यहाँ पे मैंने बताया है एक ट्रिक, सेफिलोरक्स। सेफिलोरक्स मतलब CFILORUX, सेफिलोरक्स। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। सेफिलोरक्स से मतलब ये आपको कम से कम यहाँ पे देख लीजिए 8 यहाँ पे अक्षर है, 8 का याद हो जाएगा, तो उसके आगे पीछे का आप आराम से याद कर लेंगे। जैसे कि O से पहले क्या आता है, यन आता है, तो यन का 14 हो जाएगा। यल के बाद क्या आता है, यम आता है, तो यम का 13 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप ये बीच बीच के 3-3 के अंतर पे याद कर लेंगे तो बाकी के आपको खुद याद हो जाएंगे, इसलिए इसको याद कर लिए, सेफिलोरक्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया इस तरीके से आके इसकी पोजिशनिंग कर दीजिए। क्या है यहाँ पे, 14, 15, 20, 9, 6, 9, 3,
1, 20, 9, 15 और ये 14। ठीक, इस तरीके से देख लीजिए कितनी जल्दी से लिखा जा सकता है इस तरीके से। यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा, नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आपको नंबरिंग देखनी है कि कितने, कोई लगातार नंबर में, यहाँ से देखिए 14 से 15 जा रहा है, यहाँ पे 1 मिल गया आपको। अब देखिए 14 से 15, 16, 17, 18 इस तरह से नहीं जा रहा कोई भी, देख लीजिए एक बार। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला कोई भी। अब 15 से देखिए, 15, 16 जब इधर 14 से नहीं मिला तो 15 से भी नहीं मिलेगा आगे। अब 20 से देखिए, 20, 21, 22 इधर नहीं जा रहा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश में 26 ही लेटर होते हैं, टोटल वर्ड होते हैं। उसके 9 से देखिए, 9, 10, 11, 12 इधर नहीं मिला, दोनों तरफ देखते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इधर भी नहीं मिला। अब 6 से देखिए, 6, 7, 8, 9, 10 इधर नहीं मिला है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इधर नहीं मिला। 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे देखिए इस तरफ से मिल गया एक और, यहाँ से 9 से गिनेंगे 10, 11, 12, 13, 14 इधर देखिए 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 इधर नहीं मिला। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 इधर नहीं मिला। 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मिला। 21, 22, 23 नहीं मिला। 9 से देखिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिला, नहीं मिल रहा है ना। अब लास्ट में देखेंगे, यहाँ से इधर भी नहीं मिलेगा, 9 से 10, 11 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 15 से देखिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला है। अब इधर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 14 से यहाँ पे ही मिल जा रहा है, फिर से 14 से 15 मिल जा रहा है। अब यहाँ से 15 से नहीं मिला था तो फिर 14 से भी नहीं मिलेगा आगे। तो यहाँ पे देखिए 1 ये हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, जो इंग्लिश अल्फाबेट में जिस क्रम में होते हैं उसी क्रम में यहाँ पे 3 अक्षर मिले हैं आपको। यन से हो जाएगा, यहाँ पे भी यन से हो जाएगा, और यहाँ पे आई से अगर यन देखेंगे तो आई, जे, के, यल, यम, यन, यहाँ पे ये तीसरा मिल गया। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, सही ऑप्शन। आशा करता हूँ ये जो मैंने नंबरिंग करके बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से करते, जैसे यम के बाद यन आता है, यन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, इस तरह से गिनते तो आपको हो सकता है कहीं गलती कर देते, लेकिन नंबरिंग करने में गलती होने के चांसेस नहीं होते। इसलिए मैं बताता हूँ कि नंबर लिख के किया करिए। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न, आप थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन कोशिश करिएगा आप लोग थोड़ा तेजी से समझने की, जिससे बहुत बड़ा वीडियो ना बन पाए। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न था, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से था। यहाँ पे देखिए चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई थी, आपका ये नए जो पैटर्न पे आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग उस तरीके से आया था। यहाँ पे फिजिकल है, वाइड है, मनी है, प्रेसाइज का कोड ये दिया गया है। 12, 15, 16, 18 मतलब जरूरी नहीं है कि फिजिकल का 12 है या फिर वाइड का 15 है, इस तरह से नहीं जरूरी है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। बुकिंग अर्निंग सॉल्यूशन का 21, 16, 21, क्रिएटर, डिटरमाइन, एसोसिएट और आर्टिकल का ये है 27, 16, 27, 21। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है। अब यहाँ पे कोई 2 वर्ड सेम, मतलब कोई यहाँ पे लेटर 2 बार तो रिपीट हुआ नहीं है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इनके अक्षरों के क्रम के अनुसार यहाँ पे कोडिंग की गई है। ठीक, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए कंस्ट्रक्शन लिखा है। अब पूरे यहाँ पे जो कोडिंग दी गई है इसमें कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं मिल रहा है, जिससे हमको ये पैटर्न पहचानना है कि किस वर्ड का कौन सा कोड लिखा जा रहा है, और यहाँ पे उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन का कोड करेंगे। अब कोई भी चीज अगर यहाँ पे आएगा कोडिंग डिकोडिंग से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो एक प्रश्न का क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम 2 या 3 प्रश्न का 2-3 नंबर का प्रश्न आएंगे ही। अब यहाँ पे देखिए जल्दी से इसको देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3, 3, 6, यहाँ पे 6 है, इसके अंदर वर्ड, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है और इसके अंदर 8 है। ठीक, 6, 4, 5, 8। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 है, 7 है, 8 है, 8 है, 9 है, 9 है, 7 है। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह से लिख लिए तुरंत दिख रहा है आंसर क्या आएगा। 6 है, 4 है, 5 है, 8 है। 6 का डबल 12 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 5 का यहाँ पे ट्रिपल है, यानी कि 5 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 15। ठीक,
इससे हमको ये पता चल गया कि जो सम संख्याएं हैं 4, 6, 8 इसका 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि सम संख्याओं में हम गुणा कितने का कर रहे हैं, 2 का। ठीक, सम संख्याओं में हम गुणा कर रहे हैं 2 का, और विषम संख्याओं में हम गुणा कर रहे हैं 3 का। अब इतना पता चल गया, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका विषम संख्या था तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 21 आया। ये भी विषम था तो इसमें भी इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा। सम है, इसमें 2 का गुणा करेंगे 16 आएगा। उसी तरीके से आप देख लीजिए, पूरे पेपर में उसी तरीके से क्वेश्चन में दिया गया। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 9 में 3 का विषम है तो 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा। 9 में 3 का करेंगे 27 आएगा। 7 में 3 का करेंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ पे आपका काम क्या बचता है, कंस्ट्रक्शन में देखिए कितने यहाँ पे हैं वर्ड, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 है। यहाँ पे 12 है तो 12 है तो कितना है, सम है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब इसी जो पैटर्न था इसी पे आपको पहचानना है अगला प्रश्न इसका। मैंने बोला था कि ये इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो आपके एक प्रश्न 1 नंबर का नहीं आएगा, कम से कम 2-3 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 21 लिखा गया है, ये किसका कोड हो सकता है इसमें से। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है इसमें से, या फिर 5वां ऑप्शन होगा। अगर कोई नहीं हो तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 21 है तो इसका जाहिर सी बात है कि इसमें जो होगा टोटल लेटर होंगे इसमें वो 7 होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3, 3, 6, 1, 7, यानी कि इसका आंसर यही होगा। यहाँ पे देखिए 6 है, ये नहीं होगा, 6 है, ये नहीं होगा, 8 ये नहीं होगा, क्योंकि 8 का 16 होगा, 6 का 12 होगा, 6 के 12 होगा। यहाँ पे विषम 7 था, 7 का 21 होगा। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है यहाँ पे 4, 4, 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, 4, 8, यहाँ पे भी 8 है। 8, 8 दोनों पे है, दोनों सम है, दोनों में क्या कितने गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे इधर, 2 का गुणा करेंगे इधर। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होंगे तीनों प्रश्न। अब चलते हैं, देखते हैं। ये दूसरे प्रश्न के अंदर ही तीनों प्रश्न थे, यानी कि आपका ये 3 प्रश्न हो गया और एक पहला, 4 प्रश्न हो गए आपके टोटल। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न इसके हिसाब से। अब दोस्तों देखिए, ये है तीसरा प्रश्न, क्रम के अनुसार पे तीसरा प्रश्न है, परंतु आप देख रहे होंगे कि अगर परीक्षा में कर रहे होते तो आप 4 प्रश्न कर चुके हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 5वां क्वेश्चन है और ये इनइक्वलिटी का प्रश्न है। सबसे आसान चैप्टर माना जाता है इनइक्वलिटी। और इसमें एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, इसके किसी भी प्रश्न को अगर कोडेड इनइक्वलिटी नहीं है, नॉर्मल इनइक्वलिटी है, तो इसको 5 सेकंड में किया जा सकता है एक प्रश्न को। तो देख लीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में 2019 में। पहला देखिए, यहाँ पे मैं प्रश्न समझा देता हूँ कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको करके दिखाऊंगा। वैसे मैं चैप्टर वाइज जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आप पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ पे एक तरीके से कथन दिया जाता है, यहाँ पे एक कथन दिया रहेगा, एक लाइन में देगा, कॉमा लगा के देगा, 2-3 पॉइंट भी दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मिनिमम 2 निष्कर्ष पूछता है, मैक्सिमम 4 निष्कर्ष भी पूछ लेता है कभी कभी, पेपर टफ बनाते हैं जब तो। लेकिन अगर 2 निष्कर्ष पूछ रहे हैं तो आप बस ये देखिए कि जो यहाँ पे कथन दिया गया है, क्या निष्कर्ष हमारा उसमें सही है या फिर निष्कर्ष वो फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसके अनुसार यहाँ पे फिर 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 नहीं 5 रहेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन रहता है सिंपल, जो तरीका है आता है उस तरह से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे भी कर दे। अगर सिर्फ ए वाला सत्य है तो पहला ऑप्शन होगा, सिर्फ बी वाला सत्य है तो दूसरा होगा। अगर या तो जैसे कभी कभी होता है ना, आइदर और की कंडीशन हो जाती है कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों कंबाइन करके नहीं सही होंगे, लेकिन उसमें से ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये सही होगा कि ये सही होगा। तो वहां पे आइदर और का केस आता है, यानी कि पहला भी सही हो सकता है और दूसरा भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों सही नहीं होंगे उसमें से। या फिर एक ऑप्शन आता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं सही होगा, और एक ऑप्शन आता है कि दोनों सही होंगे। ये 5 ऑप्शन रहते हैं इस तरीके से आपके। बस ये देख लीजिएगा ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन किस नंबर पे है। जरूरी नहीं कि जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है उसी हिसाब से वहां पे हो, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए करना क्या होता है, हमको पहले कंडीशन जो यहाँ पे दी गई, एक लाइन में दी गई यहाँ पे, तो एक लाइन में देख लेंगे। अगर एक लाइन में नहीं दिया गया, कॉमा लगा के दिया गया, तो उसको हम पहले एक लाइन में बनाते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, P ग्रेटर देन D, यानी कि P बड़ा है D से। अब यहाँ पे P देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, D कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इनके बीच में देख लीजिए कहीं पे भी अपोजिट साइन नहीं है। अपोजिट साइन मतलब इस तरीके का साइन नहीं है, इस तरीके का या फिर इस तरीके का जो एक दूसरे के अपोजिट हो। यहाँ पे देखिए सब एक ही तरफ की दिशा में जा रही है साइन, ये बड़ा बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, कहीं छोटा नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रायोरिटी एक होती है, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है बड़े की, फिर बड़े बराबर की, फिर होती है बराबर की। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है, बड़ा है। P और D के बीच में
पूछ रहा है बड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए P बड़ा है बराबर है B के, यानी कि P बड़ा होगा अगर B से तो D से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि P बड़ा है D से, B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, तो P बड़ा ही होगा D से। और यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन है बराबर का, अगर हम बड़े को ना मान के बराबर मान लेते हैं, P बराबर है B के, तब पर भी अगर B के बराबर कर देंगे तब पर भी B देखेंगे कि C से बड़ा है और C D से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि P भी बड़ा होगा D से, जिससे हमको ये पता चल गया कि हमारा ये सही है। अब दूसरा क्या चेक करना है हमको, T छोटा है बराबर है Q के, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि Q बड़ा है बराबर है T के। अब T कहाँ पे है, Q कहाँ है, यहाँ पे, T कहाँ है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख लीजिए T छोटा है बराबर है Q के, T छोटा है बराबर है H के, H बराबर है R के, R छोटा है Q के। अगर यहाँ पे हम मान लें कि T छोटा है बराबर है H के, यहाँ पे सही है, सिंपल सी बात है, दिया है तो सही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके बराबर है तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि T छोटा है बराबर है R के, लेकिन यहाँ पे देखिए R जो है वो छोटा है Q से, तो कभी भी यहाँ पे बराबर का कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता, कि ये नहीं कह सकते कि Q बराबर है T के। यहाँ पे बराबर हो सकता है, यहाँ पे भी बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पे छोटे की साइन है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, T हमेशा छोटा रहेगा Q से। तो ये हम कंडीशन कह नहीं सकते कि T हमारा छोटा और बराबर है। ये कह सकते थे कि T छोटा है Q से, लेकिन T छोटा है बराबर है ये नहीं कह सकते। जब एक चीज नहीं कह सकते तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सत्य हो जाएगा, केवल निष्कर्ष A हो जाएगा हमारा सही। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इतने डिटेल में, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप समझ जाएंगे, इसको करने में बैठेंगे तो मुश्किल, देखिए यहाँ पे चेक करते, यहाँ पे चेक करते, नहीं होता, एक सही हो जाता, आंसर लगाते, चल देते आगे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है चौथा। इनइक्वालिटी के 5 मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं यहाँ पे 5 को दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए चौथा प्रश्न है, ये दिया गया इनइक्वालिटी, यहाँ पे देख लीजिए पहले वाले की तरह नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। इसमें कैसे करते हैं, हमको चेक करना होता है इसमें कि पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में कॉमन कौन है, यानी कि दोनों में समान मतलब सेम कौन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W, यहाँ पे भी W, और कोई सेम है Q K X, यहाँ पे नहीं है कोई भी, बस W कॉमन हो रहा है, तो इसको हम अब एक करेंगे। मैंने बताया था अभी कि मैं सबसे पहले सबको एक करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक कंडीशन, Q बड़ा है W से, बड़ा बराबर W से, W बड़ा बराबर है K से, K बड़ा है X से। अब यहाँ पे W से जोड़ते हैं, W बड़ा है किससे, E से, इस तरह जोड़ लिया, W बड़ा है E से। अब W छोटा बराबर है किससे, U से, और U बड़ा है किससे, P से। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये बन गया आपका पूरा एक में बन गया। अब हमको चेक क्या करना है, U बड़ा है बराबर है K के, या फिर K छोटा है बराबर है U के। K कहाँ है, U कहाँ है, K यहाँ पे है, U यहाँ है। अब इनके बीच में देखिए इस तरह से अगर चेक करें हम, U से गए W बड़ा है बराबर है, W से गए K, यहाँ पे भी बड़ा बराबर है, दोनों जगह हमारे पास ये साइन मिल गई है। ठीक, या फिर इस तरह से कह सकते हैं K छोटा है बराबर है W के, और W छोटा है बराबर है U के, तो दोनों जगह सेम साइन मिल रही है, तो मतलब ये सत्य होगा। Q बड़ा है E से, Q यहाँ पे है, E यहाँ पे है। Q बड़ा है बराबर है W के, यानी कि अगर हमारा Q यहाँ पे बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक कंडीशन है, यहाँ पे Q बराबर हो गया W के, बड़ा का साइन हम भूल जाते हैं, मान लीजिए Q बराबर भी होगा W से, तब पर भी W तो बड़ा है ना E से, तो Q भी बड़ा हो जाएगा E से, यानी कि हमारा ये भी सही हो जाएगा। ठीक, इससे हमको पता चल गया कि हमारे यहाँ पे अगर कहें तो दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन वहां पे रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन जो भी रहेगा कि निष्कर्ष A B दोनों सत्य है, वहां पे सही लगा लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न, ये इनइक्वालिटी का देख लीजिए, ये भी प्रश्न है। यहाँ पे 3 कंडीशन दिए हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले एक कंडीशन बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और तुरंत आंसर लगा देंगे, निष्कर्ष कौन सा हमारा सत्य है, कौन सा असत्य है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए करके दिखाना जरूरी है, इसलिए चलिए देख लेते हैं जल्दी से। अब मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं इनइक्वालिटी में, मैं 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, कॉमन देखते थे। पहले पहला कंडीशन लिख लिए, जो बड़ा है कंडीशन सबसे पहले उसको लिख लीजिए। अब जरूरी नहीं कि पहला, जो बड़ा है सबसे। अब देखिए कॉमन इसमें कौन सा है, इसमें और इसमें Q कॉमन था पहले और दूसरे कंडीशन में। आप देख लीजिए, पहले में यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q, और कोई कॉमन नहीं है, तो Q हम देख लेंगे कहां से कॉमन हो रहा है। अब Q के बराबर क्या था, Q के बराबर इधर है S और इधर है B। ठीक, अब Q से Q छोटा है किससे, U से। और तीसरा कंडीशन क्या दिया था, U छोटा है V से, U छोटा है V से। ठीक, अब निष्कर्ष देखते हैं तुरंत। निष्कर्ष क्या दिया था,
के छोटा है हमारा यू से, पहला है हमारा के छोटा है यू से या फिर यू बड़ा है के से। यू कहाँ है, ये है, के कहाँ है, ये। इस तरह से देखिए अगर आप, तो के छोटा है ना, आपका यू से दिख रहा है, या फिर यू देख लीजिए बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है के से, तो यू भी बड़ा हो जाएगा के से, तो ये हो जाएगा सही हमारा। वी बड़ा है जी से, वी कहाँ है, ये है, जी कहाँ है, ये है। वी से गए यू, यू से गए क्यू, क्यू से यहाँ एच जाएंगे, तो देख लीजिए अपोजिट साइन मैंने अभी शुरुआत में जो बताया था, अपोजिट साइन नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से कभी भी नहीं मिलना चाहिए अपोजिट साइन। यहाँ पे देख लीजिए ये तो बड़ा होता गया, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए छोटा और बराबर हो गया। अपोजिट साइन मिल गया तो कभी भी इस साइड से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये हो जाएगा कंडीशन हमारा रॉन्ग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं छठवां प्रश्न, देखिए जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। एक कंडीशन ये है, दूसरा ये है, अभी दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, W ग्रेटर देन X ग्रेटर देन इक्वल टू L, बड़ा बराबर L के, बराबर है Q के, बड़ा है Q R से। अब यहाँ पे हमारा कॉमन क्या था, Q था, Q से जोड़ दीजिए। Q बड़ा है G से, G छोटा है आपका E से, ठीक। अब यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, X बड़ा है E से, X कहाँ है, ये है, E कहाँ है, ये है। यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन मिल रहा है, यहाँ पे इधर से बड़ा होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे छोटा का साइन आ गया, यहाँ ये नहीं हो पाएगा। W बड़ा है Q से, W यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। W देख लीजिए बड़ा है X से, X बड़ा है बराबर है L के, L बराबर है Q के, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा दिख ही रहा है, तो जाहिर सी बात है, और अपोजिट साइन बीच में कहीं नहीं है, तो ये सही होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था छठवां प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों सातवां प्रश्न। अब सातवें प्रश्न में देख लीजिए आ गया सिलॉक्स का पेपर क्वेश्चन, और सिलॉक्स के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारीकियां पता है, इसके बारे में डिटेल में पता है सिलॉक्स के बारे में, इसके क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप सॉल्व किए हुए हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बहुत आसान होते हैं इसके भी क्वेश्चन। इसके भी क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के होते हैं, इससे ज्यादा के नहीं होते। सिर्फ आपको वेन डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है, जो बोल रहा है वही बनाना है वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले बोला था कुछ हरे नारंगी हैं, यानी कि कुछ हरे नारंगी हैं, ठीक। आपको हरा नारंगी लिखना नहीं है, आप कुछ शॉर्ट फॉर्म में एच ह लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ। दूसरा कथन क्या है, कोई पीला सफेद नहीं है। अब पीला सफेद इसमें से कोई कंडीशन मिल नहीं रहा है, तो उसको अभी रोके रहते हैं, ठीक। दूसरा भी आपको फिर से पढ़ना है, कुछ पीला नारंगी है, कुछ पीला नारंगी है। आशा करता हूं आपको वेन डायग्राम बनाने आता होगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं आता तो मैं समझाऊंगा सारी चीजें, एक एक अलग से एक दो वीडियो में हर चैप्टर के लिए लेके आऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। अब लास्ट वाला कंडीशन क्या है, कुछ काले सफेद हैं। अब काला सफेद यहाँ पे नहीं है, दूसरा कंडीशन हमने छोड़ा था, पीला से सफेद वाला था कंडीशन। कोई पीला सफेद नहीं है, यानी कि जो ये पीला है ये सफेद नहीं है, कोई भी सफेद अलग से कहीं है सफेद, ये पीले से सफेद का कोई संबंध नहीं हो सकता, ठीक। और लास्ट कंडीशन क्या था, कुछ काले सफेद हैं, यानी कि कुछ काला यहाँ पे है, वो सफेद है। अब हमको क्या देखना है, निष्कर्ष देखना है, क्या बोल रहा है, सभी पीले हरे हैं। पीला ये है, हरा ये है, क्या दिख रहा है, क्या कि आपको सभी पीले हरे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पहला जो निष्कर्ष था वो गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ काले नारंगी हैं, काला यहाँ पे है, नारंगी यहाँ पे, कोई यहाँ पे संबंध दिख रहा है कुछ का, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा दोनों नाइदर वन नाइदर टू, यानी कि ना तो पहला का निष्कर्ष सही है ना तो दूसरा निष्कर्ष सही है, जो ऑप्शन में होगा वो लग जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सातवां प्रश्न। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, वो भी सिलॉक्स के ऊपर है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप कॉपी पे, उसके बाद मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, मैं ऊपर कर देना इसको। यहाँ पे बोला था सभी किताबें पेन है, सभी किताबों के लिए कैसे करेंगे, सभी किताब यानी कि उसके अंदर पेन के अंदर आ जाएगा, ठीक। कोई किताबें रबड़ नहीं है, यानी कि जो किताब से यहाँ पे रबड़ का है जो संबंध वो नहीं है, यानी कि किताब से रबड़ का कोई संबंध नहीं है। अब तीसरा क्या बोला था यहाँ पे कथन, सभी रबड़ पेंसिल है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा जिस तरीके से ये बना था पेंसिल, सभी रबड़ पेंसिल है। अब यहाँ पे तुरंत निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल कहाँ है, ये है, रबड़ कहाँ है, ये है, यानी कि अब भाई देख रहे हैं कि सारा रबड़ पेंसिल है,
तो यहाँ पे कुछ पेंसिल तो होंगे ही, इसके अंदर रबड़ के अंदर भी तो पेंसिल होगा। ये पूरा गोला है अगर पेंसिल से भरा और रबड़ का जो हिस्सा है वो भी पेंसिल के अंदर ही है, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा तो होगा ही रबड़ में। तो पहला हमारा यहाँ पे निष्कर्ष सही होगा। अब दूसरा क्या है, सभी पेन रबड़ है। पेन यहाँ पे है, रबड़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो पेन का हिस्सा है वो रबड़ से टच कर सकता है, कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं बोला है। वो बोल रहा है कि सभी पेन रबड़ है, ये कंडीशन कंफर्म है कि ये यही होना चाहिए। अगर यहीं पे बोल देता कि सभी पेन रबड़ हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर इस तरह से बोल दे कि सभी पेन रबड़ हो सकते, तब पर भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो पेन का किताब वाला हिस्सा है वो कभी रबड़ नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन में दिया है कथन में। इसलिए सभी पेन रबड़ नहीं हो सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि सभी पेन रबड़ के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि किताब का हिस्सा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट सही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, कि सभी पेन रबड़ हैं कह रहा है निष्कर्ष, तो हमारा सभी पेन रबड़ नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। आशा करता हूँ आपको 8वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, तुरंत नोट करिए प्रश्न को, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं इसको। सभी आम कीवी हैं, आम क्या है, कीवी है। दूसरा है कुछ केले आम है, यहाँ पे आम से कुछ केले का संबंध बना देते हैं। सभी केले सेब हैं, यानी कि इसके आसपास से ये हो जाएगा पूरा सेब के अंदर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे देख लीजिए निष्कर्ष इसका संभावना वाला आ गया। कुछ कीवी का सेब होने की संभावना है, कुछ कीवी का सेब होने की संभावना दिख रहा है, संभावना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि कुछ कीवी का जो ये वाला हिस्सा है कीवी का, ये वाला हिस्सा है इतना, ये वाला, ये सेब तो दिख ही रहा है, तो यहाँ पे संभावना थोड़ी है, ये डायरेक्ट दिख रहा है। तो अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो संभावना नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। अगर डायरेक्ट दिख रहा है वो चीज आपको, तो संभावना तो नहीं हो सकता है उसका। हम कह सकते हैं कि कुछ कीवी जो है वो सेब है, ये तो कहेंगे नहीं कि कुछ कीवी के सेब होने की संभावना है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ सेब आम है, कुछ सेब यहाँ पे है, आम यहाँ पे है, तो कुछ सेब आम डायरेक्ट बोल रहा है, तो कुछ सेब जो ये वाला हिस्सा है आम का, ये सेब भी होगा, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो दूसरा होगा सही, निष्कर्ष 2 सही होगा बिल्कुल। अब दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न। इसको भी मैं समझाते हुए 1 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। यहाँ पे देख लीजिए, तुरंत आप क्वेश्चन को वीडियो रोक के नोट करिए और उसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ अब तुरंत इसका वेन डायग्राम बना के। ठीक, तुरंत सॉल्व करते हैं। सभी आदमी बहादुर हैं, यहाँ पे आदमी कर लीजिए, आदमी, ये कौन है, बहादुर। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई बहादुर बच्चे नहीं है, यानी कि जो बहादुर से बच्चों का जो संबंध है वो नहीं है। तीसरा सभी बच्चे बूढ़े हैं, यानी कि ये जो बच्चे हैं वो बूढ़े हैं सभी। अब यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बहादुर बूढ़े हैं, इसकी संभावना है, सभी बहादुर बूढ़े हैं इसकी संभावना है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे बहादुर का बच्चों से संबंध नहीं है, अंदर वाले से संबंध नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है ना कि जो हमारा ये बहादुर वाला गोला है, बहादुर वाला गोला है, समझ लीजिएगा इसको, ये आपका इस तरह से जा सकता है ना बूढ़े के अंदर, बूढ़े के अंदर चला जाएगा, आपका ये बच्चा अलग रहेगा इसके अंदर, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बूढ़े के अंदर तो जा सकता है ना एक तरीके से। तो ये हमारा संभावना वाला पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, कुछ बच्चे आदमी हैं, यहाँ पे बच्चे ये हैं, आदमी के अंदर जा सकते हैं क्या बच्चे, आदमी बहादुर में ही नहीं जा सकते बच्चे, तो आदमी के अंदर कैसे जाएंगे, जब बाहर वाले से कोई संबंध नहीं तो अंदर वाले से कैसे संबंध हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब देखते हैं दोस्तों 11वां प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी सिलॉक्स का है। मैंने आपको 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिखाए, 5 सिलॉक्स के दिखा दिए। ये पांचों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं फटाक से इसका। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कोई प्याज भिंडी नहीं है, ये हो गया प्याज, इसका भिंडी से कोई संबंध नहीं है, कोई प्याज भिंडी नहीं है। ठीक, ऐसे कर देते हैं, नहीं है संबंध। सभी भिंडी मूली है, सभी भिंडी मूली है। तीसरा क्या है कथन, कोई मूली गाजर नहीं है, यानी कि यहाँ पे कहीं गाजर कर लेते हैं और इसका इससे संबंध नहीं है। ठीक, प्याज का अंदर वाले से संबंध नहीं था और गाजर का बाहर वाले से संबंध नहीं है।
अब पहला यहाँ पे निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ मूली प्याज है। मूली कहाँ है, ये है। प्याज कहाँ है, ये है। तो क्या दिख रहा है, क्या कि डायरेक्ट कंडीशन दिख रहा है कि कुछ मूली प्याज है, नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं दिख रहा है ना, आप संभावना वाला बोलता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि कुछ मूली, कंफर्म बोल रहा है कुछ मूली प्याज है, तो कुछ मूली प्याज दिख नहीं रहा है, तो हो नहीं सकता। कोई प्याज गाजर नहीं है, कोई प्याज गाजर नहीं है। प्याज कहाँ है, ये है, गाजर ये है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट दिख रहा है कि कोई प्याज गाजर नहीं है, कह सकते हैं, कह नहीं सकते ना। यहाँ पे हो सकता है कि गाजर इसके अंदर ऐसे हो सकता है, गाजर यहाँ पे आ जाता हो सकता है, गाजर हो सकता है ऐसे आ जाता गाजर। तो हम कह नहीं सकते कि कोई जो प्याज है वो गाजर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, कोई कंडीशन ऐसा दिया नहीं है। तो ये संभावना में अगर पूछता तो हो जाता, लेकिन ऐसे अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि कोई प्याज गाजर नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था पांचों आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन हो गए, पांचों इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, एक कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन हो गए, एक के अंदर 3 क्वेश्चन थे, और एक आपका शुरुआत में अल्फाबेट आया था क्वेश्चन। तो 10, 3, 13, 14 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं दोस्तों 12वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों देखिए, ये प्रश्न नंबर 12 है, और पेपर के हिसाब से 3 क्वेश्चन हमने देख लिया था उसी में, क्या कहते हैं आपके स्टार्टिंग कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये 15वां नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के काफी लोग ब्लड रिलेशन का डर जाते हैं कि मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आप प्रैक्टिस अगर घर पे करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपसे क्यों नहीं बनेगा। वहां पे कोई अलग से क्वेश्चन तो देता नहीं, जिस तरह से आप घर पे करते हैं बस उसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बस आप उस तरीके के क्वेश्चन को घर पे हैंडल नहीं किए रहते, इसलिए वहां पे जाके करने लगते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। खासतौर से जब बड़ा क्वेश्चन हो तो उसमें समय बचाने का एक ही तरीका होता है कि प्रश्न को सिर्फ इस तरीके से आदत डालिए कि प्रश्न को सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े आपको। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक परिवार में 4 पीढ़ियां, यानी कि ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो बोलता है प्रश्न में वो कंडीशन आपका अप्लाई होना चाहिए लास्ट में आपके आंसर में। तो 4 पीढ़ियां हैं, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। और परिवार में 4 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 4 लोगों की शादी हुई है, शादीशुदा है 4 लोग। अब उसके बाद जो कंडीशन बोल रहा है उसको हम बनाते जाएंगे। यल ई से विवाहित है, यल ई से विवाहित है। अब ये नहीं पता कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, ई जी की पुत्रवधू है, यानी कि ई जो है वो लेडीज है, तो सिंपल सी बात है, जिससे शादी होगा वो हो जाएगा जेंट्स, यानी कि ये हो जाएगा हस्बैंड, ये हो जाएगी वाइफ। और ई क्या है, जी की पुत्रवधू है, यानी कि जी कौन होगा, ये जी ऊपर चली जाएगी या चला जाएगा, ये नहीं कह सकते। जी सास भी हो सकती है ई की, और जी ससुर भी हो सकता है ई का, अभी नहीं बता सकते, आगे हो सकता है दिया हो क्वेश्चन में कुछ ऐसा जिससे हमको पता चले। तो ये हो गया अभी तक, ये 2 कंडीशन से हमने बनाया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, के यम का ग्रैंडफादर है। यहाँ पे ग्रैंडफादर इसलिए लिखा है मैंने कि ग्रैंडफादर से ये कंफर्म हो जाता है, ये होता है कि कंफर्म नहीं कर सकते अभी कि वो उसका दादा है या फिर उसका नाना है, दोनों को इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रैंडफादर लिखा गया है। जिस तरीके से कंडीशन बनेगी उसी तरफ से बनाएंगे। के यम का ग्रैंडफादर है, यहाँ पे के और यम दोनों नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कहीं अलग लिख लेते हैं। के यम का ग्रैंडफादर है, मतलब यहाँ पे कोई आएगा और नीचे यम आएगा। के ग्रैंडफादर है तो मेल हो गया। जी यफ की ग्रैंड मदर है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, जी यफ की, यहाँ पे कोई आएगा और यहाँ पे यफ आएगा, उसकी ग्रैंड मदर है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन से पता चल गया कि जी जो है वो औरत है, तो यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यन ओ की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि यन अगर यहाँ पे होगी कहीं पे, सिस्टर इन लॉ है तो लेडीज ही होगी, इसका या तो यहाँ पे भाई होगा और उसकी वाइफ जो होगी वो होगा ओ। ठीक, या फिर अगर यहाँ पे बहन होगी यन की और उसका आदमी होगा वो, इस तरीके से भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है कि, तो ये हम नहीं बता सकते यहाँ प्लस है या फिर माइनस है। ठीक, ये हो गया एक कंडीशन, ये हो गया एक कंडीशन, ये हो गया एक कंडीशन, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है बोल रहा है, यफ के का इकलौता पुत्र है, यफ के का इकलौता पुत्र है, यानी कि यहाँ पे पुत्र है तो यफ का यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसी कंडीशन में। के का है इकलौता पुत्र तो यहाँ पे के आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है जे जी की पुत्रवधू है, जे जी की पुत्रवधू है, तो जी यहाँ है, ठीक, के यहाँ है और यफ यहाँ है,
तो जी अगर यहाँ पे हम कहीं जोड़ेंगे इसको, जे को, जे पुत्र वधू है तो ये माइनस हो जाएगी। एक ऑलरेडी यहाँ पे लड़का जुड़ा हुआ है इससे, तो दूसरा यहाँ पे अगर जे भी पुत्र वधू है तो जाहिर सी बात है ये भी इसका लड़का ही होगा, ये इससे अटैच हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, यफ का केवल एक पुत्र है, यानी कि यहाँ पे यफ के नीचे एक प्लस और ऐड कर देंगे हम, तो ये उसका एक पुत्र है, सिर्फ एक पुत्र है। यहाँ पे बोल रहा है केवल एक पुत्र है, तो यहाँ पे एक प्लस लगा देंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ओ जे की पुत्र वधू है, ओ जे की पुत्र वधू है, यानी कि यहाँ पे ओ कहीं पे आएगा, माइनस करके पुत्र वधू हो जाएगी, तो ये इससे हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और लास्ट में है यच के दो पुत्र हैं। यच के दो पुत्र कहाँ हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि एक ही पुत्र है। यहाँ पे हो सकते हैं, हो सकता है कि जी से इसकी शादी हो जाए यच की, तो एक लड़का हो जाएगा के और एक लड़का हो जाएगा यल। अब देख लीजिए आपका एक ही कंडीशन में सारा कुछ बन गया। अब इसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, नीचे फिर से मैं बना के जोड़ देता हूँ इसको। यहाँ पे देख लीजिए जी है सबसे ऊपर, माइनस कर दीजिए। उसके बाद कौन है, यल है, प्लस कर दीजिए। यल की एक वाइफ, यहाँ पे वाइफ है यल की, ई। यल का एक भाई है के की एक वाइफ यहाँ पे है जे, के का एक पुत्र है यफ, यफ की यहाँ पे वाइफ है ओ, यफ का एक पुत्र है यहाँ पे, अभी देखते हैं कौन आ रहा है यहाँ पे, यफ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, ओ की जो सिस्टर इन लॉ थी वो थी यन। ठीक, कितने लोग हैं, 3 2 5 6 7 8 1 9। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला था के के बारे में, यफ का पुत्र है के, इकलौता पुत्र, तो यहाँ पे के आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, देख लीजिए यच बचा है, यच यहाँ पे हमने जोड़ा था जी से, यच यहाँ आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ और ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। आप देख लीजिए यहाँ पे एक कपल ये है, दूसरा कपल ये है, तीसरा कपल ये है, चौथा कपल ये है। 4 जनरेशन हो गई, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और चौथी जनरेशन। सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हैं। 4 जनरेशन हो गई और 4 कपल हो गए, 1 2 3 4, और सारी चीजें आप देख लीजिए, मिला लीजिए, आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ भी प्रश्न पूछ ले, किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इस पे कुछ भी प्रश्न पूछ ले आप बता सकते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि जे का यच से क्या संबंध है, तो जे पुत्र वधू होगी यच की। या फिर इस तरीके से पूछ ले कि ओ से यच का क्या संबंध है, तो ओ से यच का क्या संबंध है, यच उसका अब दादा है, ओ का ग्रेट ग्रैंडफादर है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, ये हो इसके ग्रैंडफादर हो जाएंगे तो इसके भी ग्रैंडफादर ही होंगे। अगर इसके ऊपर जाते तो ग्रेट ग्रैंडफादर तब आते हैं जब चौथी जनरेशन, जैसे के का अगर पूछा जाए जी से तो क्या हो जाएगी, ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगी। और के से अगर एच का के से संबंध पूछा जाए तो एच क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा। ये ग्रैंडफादर हो जाएगा, उसके ऊपर जो उसके पिताजी होते हैं वो ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, यानी कि परदादाजी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये 12वां क्वेश्चन भी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप, जाहिर सी बात है अगर ब्लड रिलेशन से इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उससे एक प्रश्न नहीं आएगा, कम से कम 3 प्रश्न आएंगे। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पे हो गए और 14 प्रश्न पहले हो गए, तो 17 प्रश्न आज के पेपर में हमने मान लीजिए कि डिस्कस कर लिया है। इसके ऊपर जो प्रश्न बना होगा वो भी मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने ये बना लिया है तो प्रश्न कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर लेंगे, बनाने में ही मेन बहादुरी होती है। तो आशा करता हूँ आपको आज का पेपर समझ में आ गया होगा। 12 प्रश्न मैंने दिखाए हैं क्रमांक के अनुसार, लेकिन वैसे 17 क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे हो गए हैं। और आपके टोटल रीजनिंग में 40 आते हैं, मैथ में 40 आते हैं, तो 3 वीडियो और आएंगे जिसमें आपके पूरे जो बचे हुए 60-62 क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। क्योंकि अब जो बचा है वो आपका आज की वीडियो में देख लीजिए मैंने पजल नहीं कराया, तो इसके अलावा आपके सारे के सारे पजल लगभग बचे हुए हैं, जिसको अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो एक ही वीडियो में, इसलिए मैं छोड़ दिया उसको कि एक ही वीडियो में सारे पजल कराऊंगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मैं आप जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाएगा लास्ट डे तक यहाँ पे वीडियो सेशन चलाता रहूंगा अलग अलग चैप्टर्स के, और डिटेल में आपको समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं मैथ के, कैसे क्वेश्चंस करते हैं रीजनिंग के, कहाँ पे आप फंस सकते हैं एग्जाम में, उसको कैसे टैकल किया जाए, किस क्वेश्चन को आपको करना है, किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। जाहिर सी बात है कि आप 80 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 80 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि उसमें 1-2 प्रश्न ऐसे हों जिसकी वजह से आपका टाइम ज्यादा बर्बाद हो। तो 80 की जगह पे अगर आप 78 भी क्वेश्चन करते हैं, 78 क्वेश्चन भी करते हैं, तो पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो एक क्वेश्चन में ना बच के आप बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व करना चाहते हैं वो करिए। हो सकता है कि बाकी सब क्वेश्चन आप आराम से कर लें, 75 प्लस कर लें आराम से। तो 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा तो उस पर मेहनत वो मत करिए कि नहीं मैं करके ही रहूंगा, इस क्वेश्चन को कैसे नहीं आ रहा, इस तरह से फंसिए मत एग्जाम में। वहां पे आपको छोड़ने जरूर आना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा उसको मैं तुरंत छोड़ के आगे निकलूं, उस पर टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई टॉपिक का वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ट्रिक बताता रहूंगा आप लोगों को, जिसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।